देखो, हमने कल बात करी थी कि भाई नवीन लोक प्रशासन की हमने बात करी थी। नवीन लोक प्रशासन की स्टार्टिंग में हमने कल बताया था कि स्टार्टिंग में जो 1960 के दशक में जो चेंजेस आते हैं अमेरिकन सोसाइटी में, उन चेंजेस को क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं फेस करने में असफल रहता है। तो जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो फिर इस तरीके का विकल्प सामने आता है कि भाई लोक प्रशासन को जो अभी तक 1887 से चला आ रहा है उसको बुनियादी तरीके से कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होती है 1960 के दशक में। परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमने देखा कि भाई वो प्रॉब्लम समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। सिंपल सी बात है कि भाई अगर लोक प्रशासन लोगों की सेवा का समाधान नहीं करेगा तो उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में क्यों रखेंगे। तो 1960 के दशक में पहली बार इस तरीके की चुनौती लोक प्रशासन को देखने को मिली, या लोक प्रशासन के सामने इस तरीके की चुनौती सामने आई। वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा। जब इस तरीके का सीन हुआ तो फिर बहुत सारे विद्वानों ने बोला कि भाई इसका जो एक जो तरीका है, इस तरीके में हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए और उसके उन पुराने तरीकों को कुछ नवीनीकृत करने के लिए कुछ विकल्प सजेस्ट किए गए 1960 के दशक में। और वही विकल्प जो उन पुराने जो विकल्पों की जगह या उनको नवीनीकरण करने के लिए जो नए विकल्प पुराने विकल्पों की तुलना में सजेस्ट किए गए, वही नए विकल्प हमारे नवीन लोक प्रशासन का आधार माना जाता है। सिंपल सी बात, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नवलोक प्रशासन क्या है, नवलोक प्रशासन का मतलब ये है, आपने सिर्फ इतना बोलना है इंटरव्यू में कि ये थ्योरी 1960 के दशक में क्या होती है, अमेरिका में पैदा होती है। क्यों होती है? ये जो पुरानी जो लोक प्रशासनिक जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में कुछ खामियों को देख करके उनको दुरुस्त करने के लिए कुछ नए तौर तरीके उसमें लागू करने की बात करती है। तो यानी पुरानी कमियों को सुधारने के लिए ये एक क्या था, एक नया प्रयास था। आप इतना भी बोलोगे तब भी चलेगा, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि भाई पुराने जो पैटर्न है उसमें हमने कहीं ना कहीं देखा था कि भाई कुशलता और मितव्ययिता को काफी फोकस किया जाता है। तो ये बोलते हैं कि कुशलता और मितव्ययिता अब कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो संरचना है उसके लिए अब क्या है, पर्याप्त नहीं है। क्या कि इन्हीं से प्रशासन नहीं चल सकता है, तो उसमें चेंजेस करने की बात करता है। अब हम बात करते हैं कि भाई नवीन लोक प्रशासन का विकास तो 1960 के दशक में होता है, लेकिन नवीन लोक प्रशासन किन किन चरणों से होकर के गुजरता है, वो कौन कौन से मूवमेंट हैं जहां से नवीन लोक प्रशासन उभर करके सामने आता है। तो नवीन लोक प्रशासन के विकास के लिए मुख्य कौन कौन सी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हमने मुख्यतः 4 चरणों में विभाजित किया है। पहली जो घटना है वो हनी प्रतिवेदन 1967 में हनी प्रतिवेदन हमें देखने को मिलता है। इससे कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा क्या होता है, मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरी घटना होती है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है 1967 में, और फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भी कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की कमियों पर चर्चा की जाती है, उसको दुरुस्त करने की बात की जाती है। तो सेकंड फेज में भी कहीं ना कहीं जो नवीन लोक प्रशासन है उसको एक एज मिलता है कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन की दिशा में। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं 1968 में मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन होता है, और मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन ही वो सम्मेलन था जहां से नवीन लोक प्रशासन का क्या होता है, जन्म होता है। मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन में फ्रैंक मेरनी एंड ड्वाइट वाल्डो की जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, टाइम टर्बुलेंस वाली जो पुस्तक उनके द्वारा लिखी जाती है, एंड ड्वाइट वाल्डो के द्वारा भी एक रचना लिखी जाती है। तो उन रचनाओं के बाद कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन का प्रादुर्भाव होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, हमने 1968 में मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन की बात करी, लेकिन हम द्वितीय मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन की भी बात कर रहे हैं। हम द्वितीय मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जहां 1968 में हो रहा है, वहीं ये दूसरा जो मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन है वो 1988 में हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जन्म तो यहाँ पे हो गया नवीन लोक प्रशासन का, लेकिन जो नेक्स्ट जो दूसरा मुन्नो ब्रिक्स सम्मेलन होता है उसमें भी कुछ और सुधार करने की बात करता है नवीन लोक प्रशासन की दिशा में। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि ये मुख्य घटनाएं हैं जिसके तहत कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन का हमें क्या होता है, विकास देखने को मिलता है। अब थोड़ा एक एक करके इन घटनाओं को समझ लेते हैं कि भाई 1967 का हनी प्रतिवेदन क्या था और इसने नवीन लोक प्रशासन की दिशा में किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो देख लीजिए, ये जो सम्मेलन था ये 1967 का हनी प्रतिवेदन हम इसको मानते हैं, सम्मेलन ना बोले इसको, तो प्रतिवेदन था। प्रतिवेदन का मतलब है कि किसी भी चीज पे अपने कुछ विचार या कुछ रिपोर्ट टाइप की प्रस्तुत करना। तो इस तरीका का करिकुलम था जिसको हम प्रतिवेदन कहते हैं। इसमें लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत व व्यापक बनाने पर बल दिया गया। अब देखो, जब हनी प्रतिवेदन क्या है पहले इसको समझ लीजिए। लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी से संबंधित एक संस्था ने 1966 में
सिराक्यूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन हनी से लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने की संभावना पर बल दिया। देखो हनी एक प्रोफेसर थे सिराक्यूज विश्वविद्यालय में, और इनसे आवेदन किया गया। लोक प्रशासन की कोई संस्था थी। लोक प्रशासन की कोई संस्था का मतलब यह है कि जब 1887 में जब अमेरिका में लोक प्रशासन का प्रादुर्भाव होता है वुडरो विल्सन के लेख से, तो उसके बाद लोक प्रशासन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं अमेरिका में बनाई जाती हैं उसके बाद, और अनेक चीजों में अमेरिका में काम चल रहा होता है। तो उन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था थी जो लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी से संबंधित थी। इस सोसाइटी ने रिक्वेस्ट करी जॉन हनी से और बोला कि आप लोक प्रशासन के क्षेत्र के विस्तार को लेकर के आप क्या करो, इस पे काम करो। तो इस प्रकार की रिक्वेस्ट एक संस्था के द्वारा, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई संस्था अमेरिका में थी, किसके द्वारा की गई? उस संस्था के द्वारा हनी से की गई। जॉन हनी जो सिराक्यूज विश्वविद्यालय के क्या थे, वहां पे प्रोफेसर थे, तो उनसे इस तरीके की रिक्वेस्ट की गई। ठीक है, 1967 में हनी ने इसी रिक्वेस्ट को अडॉप्ट करते हुए एक अपना इसी चीज पे जो रिक्वेस्ट उन्होंने की थी अपना एक प्रतिवेदन दिया। ठीक है, अब प्रतिवेदन में क्या था तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, प्रतिवेदन में उन्होंने बोला कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत और व्यापक बनाने की हमें क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो उस प्रतिवेदन में पहली बात क्या करते हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत बनाने की वकालत करते हैं। उसके बाद नंबर दूसरे पे इसी प्रतिवेदन में कहते हैं संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तक प्रशासन की को विस्तृत करने की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो प्रतिवेदन है उसमें कहीं ना कहीं दो चीजें इनके द्वारा देखने को मिलती है। पहली चीज तो हनी बोलते हैं कि भाई हमें लोक प्रशासन के जो क्षेत्र है उसका हमें ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहिए। दूसरी बात ये बोलते हैं कि हमें लोक प्रशासन का जो एक एरा है उस एरे को हमें सरकार के इन तीन अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तक हमें क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक स्वरूप है उस स्वरूप का विस्तार हमें कार्यपालिका शाखा, न्यायपालिका और विधायिका जैसी शाखाओं तक इसके प्रसार को बढ़ाना चाहिए। इस तरीके की बात करते हैं। जब इस तरीके का प्रतिवेदन ये देते हैं तो फिर लोक प्रशासन के क्षेत्र के संदर्भ में ये कुछ और चीजें बोलते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को हम किन आधारों पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के विस्तार के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं, यानी ये कदम हनी प्रतिवेदन में सुझाए जाते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के विस्तार के लिए कौन कौन से कदम हैं आप इसको लिख लीजिए। लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। देखो ये बोल रहा है लोक प्रशासन के क्षेत्र के विस्तार की ये बात करता है ना। लोक प्रशासन के क्षेत्र का विस्तार का मतलब ये है कि ये कुछ समाधान सुझाता है कि अगर हम कुछ प्रलोभन देंगे या कुछ रणनीति के हिसाब से काम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस लोक प्रशासन के क्षेत्र को और विस्तृत कर सकते हैं। तो इसमें ये पहला जो समाधान है या कदम उठाने की बात करता है वो ये है कि लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करनी चाहिए। यानी एक लोक सेवा से संबंधित एक राष्ट्रीय आयोग हमें बनाना चाहिए जो लोक प्रशासन से संबंधित मामलों की देखरेख करे और जो इसके लिए रणनीतियां बनाए। देखो यहाँ पे दूसरी बात ये बोलता है जो विद्यार्थी पीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे और साथ ही साथ अपने करियर को एक लोक सेवक के रूप में या लोक सेवा के रूप में अपने करियर का चयन करते हैं तो हमें उन विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा फेलोशिप देनी चाहिए, यानी स्कॉलरशिप देने की बात करता है। क्या कि लोगों का रुझान इसमें ज्यादा बढ़ेगा और फिर लोग क्या करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस क्षेत्र का विस्तार होगा। तो हनी के प्रतिवेदन में या हनी प्रतिवेदन में इस तरीके की बातों को डिजाइन किया जाता है। अब देखो हमने यहाँ पे नॉर्मली हनी प्रतिवेदन में ये बात करी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को और अधिक प्रसारित करने के संदर्भ में हनी के द्वारा भी प्रतिवेदन दिया गया और हनी ने इसके लिए कुछ समाधान प्रस्तुत किए। उसने बोला कि लोगों की हमें ज्यादा से ज्यादा रुचि लोक प्रशासन में बढ़ानी होगी। इसके लिए वो कहीं ना कहीं फेलोशिप जैसी व्यवस्था का क्या करते हैं, प्रावधान करते हैं। समझने वाली बात है कि निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें कि इसका आउटपुट क्या मिला हमें, आउटपुट इस प्रतिवेदन ने विद्वानों में समाज में लोक प्रशासन की भूमिका के संबंध में गंभीरतापूर्ण विचार करने के लिए प्रेरित किया। देखो जब इस तरीके के करिकुलम हनी के द्वारा किए जाते हैं इस सम्मेलन में या इस प्रतिवेदन में तो कहीं ना कहीं लोक प्रशासन में गंभीरतापूर्ण विचार किया जाना चाहिए। इस तरीके का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं समाज में इस प्रतिवेदन के बाद से पैदा होने लगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपैक्ट इस प्रतिवेदन का हमें देखने को मिला। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो इंसिडेंट है वो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो आपका होता है 1967 में किया। अब देखो कहने का मतलब है कि लोक प्रशासन में विकास और संश्लेषण, लोक प्रशासन का विकास होना चाहिए और उसमें कुछ
संश्लेषण यानी संशोधन किए जाने की आवश्यकता पर अमेरिकी राजनीतिक शास्त्र परिषद और सामाजिक परिषद ने 1967 में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन किया। कहने का मतलब यह है कि लोक प्रशासन में संशोधन और लोक प्रशासन के विकास के लिए अमेरिकी राजनीतिक शास्त्र परिषद और सामाजिक परिषद ने 1967 में एक फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन लोक प्रशासन के विकास के संदर्भ में प्रस्तुत किया, जिसकी अध्यक्षता जेम्स सी चार्ल्सवर्ग ने की थी। अब आ सकता है कि भाई फिलाडेल्फिया सम्मेलन किया हुआ है, किसके द्वारा किए गए थे? जेम्स सी चार्ल्सवर्ग। अब देखो, जब ये सम्मेलन होता है तो इस सम्मेलन में दो अलग खेमे में हमें विद्वान कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ बोलते हैं ये बौद्धिक चिंतन का विषय है और कुछ बोलते हैं ये एक कार्य और व्यवसाय है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बोलते हैं कि भाई बौद्धिक चिंतन है, कुछ बोलते हैं ये सिर्फ क्या है? व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब है कि लोक प्रशासन कहीं ना कहीं एक व्यवसाय तक सीमित करने की वो बात करते हैं कि लोगों का अपना काम है, उनको अपनी अर्निंग करनी है और अर्निंग के लिए वो किसी भी संगठन में काम करते हैं। तो किसी भी संगठन की जो संरचना है वो किस पे हो रही है? लोगों की इकोनॉमिक जरूरतों पर हो रही है। तो कह के लोगों का व्यवसाय है, उस व्यवसाय के परिणाम स्वरूप हमें लोक प्रशासन का स्वरूप देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ विद्वान तो व्यवसाय मान रहे हैं, लेकिन कुछ विद्वान बोल रहे हैं कि ये क्या है? बौद्धिक चिंतन का विषय है। बौद्धिक चिंतन का विषय का मतलब ये है कि इसमें अपार संभावनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को जॉब क्रिएट कर सकता है। कुल मिलाकर के अपने आप में क्या है? ये एक बड़े विषय के रूप में उसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से दो खेमों में हमें विद्वान यहाँ पे बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ मतभेद हमें इस संगठन में देखने को मिलते हैं। जब इस संगठन में बहुत ज्यादा विमर्श होता है लोक प्रशासन की बहुत सारे पहलुओं पे, तो ये निष्कर्ष सामने निकल करके आता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करना उसकी परिभाषा को निर्धारित करने के समान कठिन है। यानी लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, लोक प्रशासन के क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं? बांध नहीं सकते हैं, इस प्रकार का निष्कर्ष निकलता है। मतलब इनको आभास हो जाता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ज्यादा ब्रॉडर है, क्रिटिकल है, इसको मतलब हम कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके का आउटपुट कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 1968 के मिनोब्रिक सम्मेलन की। तो मिनोब्रिक सम्मेलन यह लोक प्रशासन की युवा पीढ़ी का सम्मेलन था। इसके जन्म के लिए दो तत्व प्रधान थे। अब देखो, जो मिनोब्रिक सम्मेलन हुआ उसकी उत्पत्ति के लिए मुख्यतः दो तत्व प्रधान थे। एक तो 1960 के दशक में लोक प्रशासन में उथल पुथल का काल, जिसकी मैं बात कर ही चुका हूं, जिसने अनगिनत सामाजिक समस्या का समाधान करने में लोक प्रशासन विफल हो रहा था। तो इस तरीके का एक पहला ये था। दूसरा था 1968 में वाल्डो के द्वारा लिखा जाने वाला एक लेख। यानी मिनोब्रिक सम्मेलन के पीछे मुख्यतः दो तत्वों की प्रधानता थी। एक तो सामाजिक समस्या 1960 के दशक में जो थी, दूसरा था 1968 में वाल्डो के द्वारा एक लेख लिखा गया था। इस लेख में कहीं ना कहीं वाल्डो ने इस समस्या पर प्रकाश डाला था। किसकी? जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उन समस्याओं पर प्रकाश डाला था वाल्डो ने। तो इस तरीके से इन दो घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं ये देखा जाने लगा कि भाई नहीं, अब कुछ और चेंजेस करने की आवश्यकता है, हमें व्यवहारिक तरीके से इस पे काम करने चाहिए। देखो, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन है उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग लोग थे। बुजुर्ग लोगों ने इस सम्मेलन में कुछ खास आउटपुट नहीं दिए। तो फिर कहीं ना कहीं जो मिनोब्रिक सम्मेलन होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा युवा लोग जुड़ते हैं और बोला जाता है कि भाई जिस तरीके से फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बुजुर्ग लोगों की बात सुनी गई, उसी तरीके से युवाओं की बात भी सुनी जाए। युवाओं की बात सुनकर के क्या पता कुछ आउटपुट निकल जाए। तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कि जहां फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बुजुर्ग थे, ये इसको हम युवा पीढ़ी के सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, मिनोब्रिक सम्मेलन को। अब देखो, सम्मेलन में कुछ सहमति जब होती है तो कुछ सहमति आप लिख सकते हैं। ये सहमति क्या थी? ये बोलता है कि लोक प्रशासन वैचारिक सम्मति वाला होना चाहिए। मतलब सहमति का मतलब क्या है? सहमति का मतलब यहाँ पे क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होने चाहिए। तो कौन कौन से वो चेंजेस होने चाहिए, उस संदर्भ में सहमति की बात यहाँ पे की जा रही है। पहला सहमति क्या थी? सभी विचारकों ने बोला कि लोक प्रशासन को वैचारिक सम्मति पर बल देना चाहिए। वैचारिक सम्मति का मतलब यह है कि किसी भी काम को करने के संदर्भ में लोगों के ओपिनियन को जानना चाहिए और जो सभी लोग किसी भी समस्या के समाधान के संदर्भ में जो लोगों के द्वारा जो विकल्प तराशे जा रहे हैं, उन विकल्पों को ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि लोक प्रशासन को वैचारिक सम्मति पर बल देना चाहिए। वैचारिक सम्मति का मतलब है कि सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए, उसके विचारों को भी आत्मसात करना चाहिए। सिंपल सी बात है। दूसरा,
लोक प्रशासन को परिवर्तन का दूत होना चाहिए। ये बोलते हैं कि भाई लोक प्रशासन को परिवर्तन का दूत होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कठोर नहीं होनी चाहिए बल्कि लचीली होनी चाहिए, और जैसे ही उसको लगता है कि भाई वो इस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो अपने स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए उसको तैयार होना चाहिए। तो लोक प्रशासन को परिवर्तन का दूत होना चाहिए। दूसरी सहमति इस तरीके से निकलती है निम्नलिखित सम्मेलन में। नेक्स्ट, इससे वातावरण के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील होना चाहिए। तीसरी बात आ रही है कि भाई जो इन्वायरमेंट है, जो उसका परिवेश है, उस परिवेश के लिए उसको संवेदनशील होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं तो लोक प्रशासन अपने आप में क्या करे, उनकी जिम्मेदारियां ले कि हम इन समस्याओं का समाधान हर स्तर पर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की कह के मानसिकता से लोक प्रशासन को क्या होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये जो सम्मेलन हुआ इसमें सहमति तो इस तरीके से थी, लेकिन इसमें कुछ विशेष चीजें भी थी जिसमें कहीं ना कहीं इन विचारकों ने बोला कि भाई लोक प्रशासन की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, बिल्कुल सही नहीं है और इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो लोक प्रशासन की वर्तमान स्थिति पर असंतोष ये जाहिर करते हैं। ये विशेष चीजें रही सम्मेलन की। दूसरी बात, प्रशासन की प्रासंगिकता नैतिक व मूल्य सामाजिक समानता पर बल देने पर होनी चाहिए। यानी प्रशासन की जो प्रासंगिकता है, उस प्रासंगिकता के जो आधार हैं वो क्या होने चाहिए, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के आधार होने चाहिए, सामाजिक समानता पर बल देने की बात ये करते हैं। ठीक है, प्रशासन की प्रासंगिकता की फैलाव में किन चीजों को सम्मिलित करने की बात करते हैं, नैतिकता, मूल्य और सामाजिक समस्याओं के समाधान को सम्मिलित करने की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि प्रशासन की प्रासंगिकताओं को हमें किन दायरों में खड़ा करना चाहिए, मूल्य, नैतिकताएं और सामाजिक समस्याओं का अधिक से अधिक सम्मान। तो यानी ये कुल मिलाकर के वेलफेयर की बात कहीं ना कहीं कर रहा है कि लोगों की समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनकी समस्याओं के औचित्यपूर्ण विकल्प कहीं ना कहीं लोक प्रशासन उनके लिए प्रस्तुत करे। तो इस तरीके की कोशिश कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा करने की वकालत की गई। उसमें इसने उत्तर आशावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। साथ ही साथ इस सम्मेलन में उत्तर आशावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि लोक प्रशासन को निर्धन, दलितों अथवा सामाजिक असमानता का दंश भोग रहे व्यक्तियों का हिमायती होना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन की एक नई छवि उभर करके सामने आई। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि वेलफेयर की बात कर रहा है। वेलफेयर की बात का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं इसने बोला कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग दबे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में असामाजिक तरीके से जो असामाजिकता का दंश झेल रहे हैं, उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो यानी उत्तर आशावादी दृष्टिकोण की बात कर रहा है। उत्तर आशावादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी जिंदगी में कोई विकल्प नहीं है, उनको जीने की कुछ, उनके सामने कुछ आदर्श नहीं है, उनको भी नए आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश करे लोक प्रशासन। तो यानी उत्तर आशावादी दृष्टिकोण की ये बात कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। मिन्नो ब्रिक्स सम्मेलन क्या कह रहा है, लोक प्रशासन का काम क्या है, लोगों की अधिक से अधिक भलाई करना, लोगों के अधिक से अधिक समस्या का समाधान करना। तो यानी मिन्नो ब्रिक्स सम्मेलन किस चीज को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, प्रशासनिक लचीलेपन को। प्रशासनिक लचीलेपन को ये इसलिए तवज्जो दे रहा है क्योंकि इसका मानना है कि प्रशासनिक लचीलेपन से कहीं ना कहीं जो समस्याओं का समाधान है, लोक प्रशासन सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर लचीला होगा तभी वो समस्याओं का समाधान कर पाएगा। लचीला होने का मतलब यहां पे ये है कि उसके पैरेलल चलेगा। पैरेलल चलने का मतलब क्या है, आप जब समस्याओं को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वैचारिक, जैसे ये वैचारिक सम्मति की बात करता है, सहमति में हमने बात बोली, तो आप सामने वाले को जब सुनोगे नहीं तो फिर आप उसका समाधान कैसे करोगे। क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस डर पे चल रहा था, क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस डर पे चल रहा था ना, तो इसीलिए ये इसमें लचीलापन की बात करता है मोटे तौर पे मिन्नो ब्रिक्स सम्मेलन की भाई इसको लचीला होना चाहिए, परिवर्तन का अग्रदूत होना चाहिए।